हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहरा आईएएस। माय नेम इज़ गौरव यादव। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और प्रीलिम्स की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। तो पहली न्यूज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ भूपेंद्र पटेल। और ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री सेलेक्ट किए गए हैं। और इट इज़ अ सरप्राइज चॉइस। कि सरप्राइज चॉइस क्यों है, क्योंकि ही इज़ अ फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटर, यानी कि वो पहली बार विधायक हैं या फिर पहली बार एमएलए हैं। और पहली बार के एमएलए जनरली बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है कि जो फर्स्ट टाइम एमएलए होते हैं ही इज़ इलेक्टेड फॉर चीफ मिनिस्टर। और भूपेंद्र पटेल के साथ ऐसा ही हुआ है, दैट्स वाई इट इज़ सरप्राइजिंग। तो देखते हैं उनके बारे में कुछ। ही इज़ 59 ईयर ओल्ड एंड ही इज़ अ एमएलए फ्रॉम घाट लोदिया कॉन्स्टिट्यूंसी। और यही कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी भी थी, जो आनंदीबेन पटेल जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात की और अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, उनकी भी यही कॉन्स्टिट्यूंसी थी। और ही होल्ड्स अ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एंड ही ऑल्सो ट्रस्टी एट पाटीदार ऑर्गेनाइजेशन सरदार धाम एंड विश्व उमिया फाउंडेशन और ही इज़ अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्लोज आइड ऑफ फॉर्मर गुजरात चीफ मिनिस्टर आनंदीबेन पटेल। जैसा मैंने बताया कि उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, तो फिर उन्हीं के क्लोज भी हैं ये। तो भूपेंद्र पटेल विल बी द 17th चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ही विल सक्सीड द आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, जो इनसे पहले जो थे जिन्होंने संडे को रिजाइन किया है, ही इज़ विजय रूपानी। पटेल बिकेम एमएलए फ्रॉम घाट लोदिया सीट ऑफ अहमदाबाद एंड सिटी इन 2017। 2017 में ये एमएलए बने थे घाट लोदिया से। और मिस्टर भूपेंद्र पटेल इज बिलीव टू बी क्लोज टू आनंदीबेन पटेल, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। सेकेंड न्यूज इज प्रेसिजन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक। तो ये क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। लीवरेजिंग एडवांसमेंट इन क्रिस्पर बेस्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्रिस्पर बेस्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, एक टेक्निक होती है, क्रिस्पर कास9 बोलते हैं। और क्रिस्पर कास9 से क्या होता है कि जैसे अगर बॉडी में कहीं भी जीन खराब है तो उस पूरे जीन को ना हटा के या फिर पूरी बॉडी पार्ट को ना हटा के जेनेटिकली हम लोग जैसे टारगेटेड मेडिसिन जिसको कहते हैं, तो टारगेट उसी जीन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उस टेक्निक को क्रिस्पर बेस्ड टेक्निक कहते हैं। तो उस चीज़ को अगर ह्यूमंस में सक्सेसफुल हो रही है तो उसी एडवांसमेंट को लीवरेज करते हुए रिसर्चर्स ने एक सिस्टम बनाया है दैट रिस्ट्रेन्स पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटोज दैट इन्फेक्ट मिलियंस ईच ईयर विद डिबिलिटेटिंग डिसीजेज। तो साइंटिस्ट ने एक टेक्निक बनाई है कि जो क्रिस्पर बेस्ड टेक्निक्स हैं जो ह्यूमंस में काम आ रही हैं, उसी को करने के लिए कि उससे क्या करेंगे, उसी टेक्निक से जो पॉपुलेशन है, जो ऐसे मॉस्किटोज की पॉपुलेशन है जो डेबिलिटेटिंग डिसीज़ करते हैं। डेबिलिटेटिंग डिसीज़ क्या होता है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, जो इंसान को वीक कर देते हैं। तो उन डिसीज़ को करने वाले जो मॉस्किटोज हैं उनकी पॉपुलेशन को कम किया जाएगा। ऐसी टेक्निक्स उन्होंने बनाई है। तो देखते क्या टेक्निक्स हैं। द प्रिसीजन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक्स PGSIT। जैसे अगर आप नाम से देखें प्रिसीजन गाइडेड, यानी कि आप एक चीज़ पर प्रिसाइज चीज़ पे अटैक कर रहे हैं। अल्टर्स जीन लिंक टू मेल फर्टिलिटी क्रिएटिंग स्टेराइल ऑफस्प्रिंग एंड फीमेल फ्लाइट इन एडीज एजिप्टी, द मॉस्किटो स्पीसीज रेस्पॉन्सिबल टू स्प्रेडिंग डिजीजेज इंक्लूडिंग डेंगू फीवर, चिकनगुनिया एंड जीका। तो इसमें क्या होगा कि जो उनके जीन है, जैसे जो मॉस्किटोज के जो मेल हैं उनके जीन को अल्टर किया जाएगा। उसके जीन से अल्टर क्या होगा कि जब उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जब उनके बच्चे होंगे, तो वो स्टेराइल होंगे, यानी कि वो डिजीज़ कॉजिंग, उनके पास डिजीज़ कॉजिंग जो भी चीज़ चाहिए होती है वो उनके पास होगी नहीं उनके जीन्स में। तो ऐसा करेंगे तो जब मेल फर्टिलिटीज़ को हम अल्टर करेंगे तो उनके बच्चे स्टेराइल होंगे। और दूसरा फीमेल की जो फ्लाइट्स होंगी, जो फीमेल की उड़ान होगी, उसको इफेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये किसके लिए अभी किया जा रहा है, एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी क्या है, जो वो स्पीसीज़ है जिससे डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, जीका, इन सब जो रिस्पॉन्सिबल है जिसके लिए। तो PGSIT जो है प्रिसीजन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक्स, ये क्रिस्पर टेक्निक को यूज़ करेगा। uses CRISPR to sterile male mosquitoes and render female mosquitoes which spread diseases flightless। जैसे मैंने बताया कि इससे क्या होगा कि मेल मॉस्किटोज को तो स्टेराइल कर दिया जाएगा और फीमेल मॉस्किटोज को फ्लाइटलेस, मतलब वो उड़ने में इतना सक्षम नहीं रहेंगे। तो द सिस्टम इज सेल्फ लिमिटिंग एंड इज नॉट प्रेडिक्टेड टू परसिस्ट और स्प्रेड इन द एनवायरनमेंट। टू सेफ्टी फीचर दैट शुड इनेबल एक्सेप्टेंस फॉर दिस टेक्नोलॉजी द रिलीज डेट। तो जैसे नॉर्मली ऐसी कोई टेक्निक आती है तो लोग कहते हैं कि ये एनवायरनमेंट पर भी कोई ना कोई इफेक्ट डालेगी, क्योंकि मॉस्किटोज इन द एंड रहते हैं एनवायरनमेंट में भी। लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि ये जो सिस्टम है वो सेल्फ लिमिटिंग है, यानी कि वो जिसको हम टारगेट करेंगे, जिस मेल मॉस्किटोज को टारगेट करें, सिर्फ वहीं तक रहेगा, उसके आगे नहीं फैलेगा। इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग। और दूसरा, इट इज़ नॉट प्रेडिक्टेड टू परसिस्ट और स्प्रेड इन द एनवायरनमेंट, मतलब ये एनवायरनमेंट में नहीं फैलेगा। तो इसके ये कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं जो इसके एक्सेप्टेंस को इनेबल कर सकते हैं।
The scientists say PGSIT X can be shipped to a location threatened by mosquito-borne diseases or developed at an on-site facility that could produce the eggs for nearby deployment. जैसे इसमें क्या किया जाए कि PGSIT X बनाए जाएंगे, मतलब ये वाले जो एग्स हैं प्रिसिजन गाइडेड स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक के एग्स बनाए जाएंगे मॉस्किटोज़ के, और उनको शिप किया जाएगा ऐसी जगह पर जहाँ पे मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेज ज़्यादा हैं, जहाँ मच्छर ज़्यादा है, तो वहाँ पे एग्स को शिप किया जाएगा। जब वहाँ एक बार एग्स पहुँच जाएंगे जैसे और वो एग रिलीज कर दिए गए वाइल्ड में यानी कि खुले में, तो जो इस एग्स में से जो मेल निकलेंगे, जो स्टेराइल PGSIT मेल्स होंगे वो बाहर आएंगे और दूसरा फीमेल्स के साथ मेट करेंगे। फिर तो मेट करेंगे, जो उनकी अगली पॉपुलेशन होगी वो स्टेराइल होगी पहले से ही। तो इससे क्या होगा कि जो वाइल्ड पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, यानी कि जो डिसीज कॉजिंग पॉपुलेशन है वो ऑटोमेटिकली कम आती जाएगी इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट न्यूज इज सोनल शुक्ला। सोनल शुक्ला नोटेड फेमिनिस्ट एंड एजुकेटेड डाइज ऑफ कार्डियक अरेस्ट एट 80। तो ये जो सोनल शुक्ला हैं नोटेड फेमिनिस्ट हैं, एजुकेटर हैं, उनकी डेथ हो गई 80 की एज पे। तो देखते हैं इनके बारे में कुछ। शी इज़ द चीफ फाउंडर ट्रस्टी ऑफ वाचा चैरिटेबल ट्रस्ट। शी हैज़ बीन वर्किंग विद एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वुमेन्स फ्रॉम द 1980s। ये 1980s से लड़कियों के लिए और औरतों के लिए काम कर रही हैं, और ये वाचा चैरिटेबल ट्रस्ट की चीफ फाउंडर है। पॉपुलरली नोन एज सोनल बेन, she had been actively involved in feminist movements for many decades and was also the co-founder of group Forum Against Rape, which is now known as the Forum Against Oppression of Women। तो इनको सोनल बेन भी कहते हैं, और सोनल बेन ने इन्होंने को फाउंडर है, इनका एक ग्रुप फोरम था रेप के अगेंस्ट, और जिसको अब उसका नाम बदल के हो गया फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन। तो ये इसकी को फाउंडर हैं। तो इनका जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वाचा, इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट एंड दैट शी को फाउंडेड हैड स्टार्टेड एज अ रिसोर्स सेंटर फॉर एनीवन वांटिंग टू नो अबाउट द वुमेन्स मूवमेंट। द सेंटर सर्व्ड एज द फर्स्ट ओनली वुमेन्स बुक लाइब्रेरी विद अ कलेक्शन ऑफ over 3000 बुक्स। तो इनका जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वाचा ट्रस्ट, वो एक रिसोर्स सेंटर है। जैसे जिन वुमेन को भी परेशानी हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, या वो आगे पढ़ना चाहती है, बढ़ना चाहती है, तो उसके लिए दैट इज़ अ रिसोर्स सेंटर। तो इस सेंटर ने पहली वुमेन की ओनली वुमेन लाइब्रेरी, ओनली वुमेन बुक लाइब्रेरी इसी ने बनाई थी, जिसमें 3000 से ऊपर बुक्स थी। अ रेसिपिएंट ऑफ मैनी अवार्ड्स, शुक्ला अर्ली दिस ईयर वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फेमिनिस्ट आइकन इन इंडिया बाई फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुंग, आ प्रो डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस नॉन प्रॉफिट बेस्ड इन जर्मनी। तो इनको पहले ही बहुत अवार्ड मिल चुके हैं, और इस साल ही इनको एक जो लेटेस्ट अवार्ड मिला था, दैट इज़ फेमिनिस्ट आइकन इन इंडिया। और ये किसने दिया था? दैट वाज गिवन बाय फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुंग, अ प्रो डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस नॉन प्रॉफिट इन जर्मनी। फोर्थ न्यूज़ लेबनान। लेबनान का अभी हमने 4-5 दिन पहले भी न्यूज़ में थी, और हमने डिस्कस भी किया था कि वहाँ पे बहुत इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही है जब से कोविड आया है। और कोविड ने, जैसा हमको सबको पता है कि कोविड ने पूरी ही दुनिया को इम्पेक्ट किया है, इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियल और हेल्थ वाइज भी, एंड एवरीथिंग एल्स, क्योंकि इतना लंबा लॉकडाउन चलना और सारी चीज़ें बंद हो जाना। तो लेबनान उन कंट्रीज़ में से जहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया है, या फिर वो सबसे वर्सली इफेक्टेड जो कंट्रीज़ हैं उनमें से एक है। तो लेबनान्स फाइनेंशियल मेल्टडाउन हैज स्विफ्टली वर्सनड इन द लास्ट मंथ, विच मच ऑफ द कंट्री क्रिपल्ड विद फ्यूल शॉर्टेज एंड हैव इग्नाइटेड कंट्री वाइड सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। लेबनान का जो फाइनेंशियल मेल्टडाउन है वो पिछले 1 महीने में और भी तेज़ी से हुआ है, मतलब बहुत तेज़ी से इसकी इकोनॉमी गिर रही है, और इसमें पूरी कंट्री में फ्यूल शॉर्टेजेस हैं और कंट्री वाइज सिक्योरिटी इंसिडेंट, यानी कि लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं फ्यूल के लिए और सप्लाईज़ के लिए। वहाँ पे ऐसी हालत हो गई है अभी। तो लेबनान का कुछ देखते हैं उसके बारे में। यहाँ देखिए, ये सीरिया के, इजराइल, पैलेस्टीन, जॉर्डन, मेडिटेरियन सी के अगर इधर जाएँ तो सिप्रस, तो ये सारी कंट्री जो हैं वो लेबनान के आसपास हैं। तो ये मैप में ध्यान रख सकते हैं आप। तो देखते हैं इकोनॉमिक मेल्टडाउन के बारे में। ओवर 2 ईयर अराउंड 70% ऑफ लेबनीज पॉपुलेशन हैज़ फॉलन इनटू पॉवर्टी। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 2 सालों में 70% लोग, लेबनीज जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन की 78% लोग पॉवर्टी में जा चुके हैं। आप वहाँ की हालत देख बस सोच सकते हैं। द वर्ल्ड बैंक सेज दैट इट इज़ वन ऑफ द शार्पेस्ट डिप्रेशन ऑफ मॉडर्न टाइम्स। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ये जो डिप्रेशन है जो लेबनान में देखा जा रहा है, कि वो मॉडर्न टाइम का शार्पेस्ट डिप्रेशन है, ऐसा पहले नहीं देखा गया है। अर्ली इन द क्राइसिस लेबनान डिफॉल्टेड ऑन मासिव पाइल ऑफ पब्लिक डेब्ट इंक्लूडिंग $31 बिलियन ऑफ यूरो बॉन्ड्स दैट रिमेन आउटस्टैंडिंग टू क्रेडिटर्स। तो क्राइसिस जब स्टार्ट कहाँ से हुआ? क्राइसिस स्टार्ट वहाँ से हुआ कि जब लेबनान, जब ये कोविड-19 आया तो सारी चीज़ें बंद हो गई, और इट इज़ अ इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, तो इम्पोर्ट आना बंद हो गए। तो लेबनान डिफॉल्टेड मासिव पाइल ऑफ पब्लिक डेब्ट, जो इनका डेब्ट है 31 बिलियन यूरो बॉन्ड का, वो डिफॉल्ट कर दिया उन्होंने। तो उसके बाद से फिर करेंसी नीचे जाती गई, एंड करेंसी हैज़ फॉलन बाई मोर देन 90%, डिमोलिशिंग परचेजिंग पावर इन कंट्री। जब करेंसी गिर जाएगी तो परचेजिंग पावर ऑब्वियसली नीचे जाएगी। द बैंकिंग सिस्टम इज ऑल्सो पैरालाइज्ड। द
द फ्यूल शॉर्टेजेस हैव लेड टू कन्फ्रंटेशन एट पेट्रोल स्टेशन। जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे फ्यूल के लिए लोग पेट्रोल स्टेशन पर लड़ रहे हैं, लोग लिटरली आपस में लड़ रहे हैं कि क्योंकि मिल ही नहीं रहा है, वहाँ पे है ही नहीं। वेयर मोटरिस्ट हैव टू वेट फॉर आवर्स एंड वेपन्स हैव बीन ड्रॉन इन मेले ओवर फ्यूल। मतलब वहाँ पे मोटरिस्ट को घंटों वेट करना पड़ रहा है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने के लिए या फिर फ्यूल लेने के लिए, और वहाँ पे सोचिए कि वेपन्स तक निकल आए हैं फ्यूल के चक्कर में। मतलब लोग एक दूसरे पे हथियार तक निकाल रहे हैं कि फ्यूल से लड़ने के लिए, और फ्यूल टैंकर्स तक को हाईजैक कर लिया जाता है रास्ते में ही पेट्रोल स्टेशन तक पहुँचने से पहले। तो वहाँ की हालत आप सोच सकते हैं। तो लेबनान के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। लेबनान इज़ अ कंट्री इन वेस्टर्न एशिया। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय सीरिया इन द नॉर्थ एंड ईस्ट, इजराइल टू द साउथ, वाइल सिप्रस लाइज टू इट्स वेस्ट अक्रॉस द मेडिटेरियन सी। जैसा मैंने मैप में आपको बताया कि जो नॉर्थ में उसकी सीरिया है और इजराइल साउथ में और सिप्रस वेस्ट में है, मेडिटेरियन सी के उस पार। फिफ्थ न्यूज़ LCA MK2। LCA मतलब लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, MK2 ये नया अगले साल आने वाला है। तो LCA MK2 रोल आउट नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट फ्लाइट इन 2023 से साइंटिस्ट। तो रिसर्चर्स का कहना है कि जो LCA MK2 है वो अगले साल रोल आउट हो जाएगा, इसकी पहली फ्लाइट 2023 में होगी। इसके बारे में कुछ जानते हैं MK2 के बारे में। द configuration for the light combat aircraft has been frozen and steel cutting is expected to begin soon, while configuration for 5th generation advanced medium combat aircraft has been frozen and primarily design complete। तो जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है LCA MK2 की वो फ्रोज़न है, यानी कि फिक्स कर दी गई है कि कॉन्फ़िगरेशन मतलब डिसाइडेड है और अब इसकी स्टील कटिंग शुरू होने वाली कभी भी। वाइल 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी फ्रोजन हो गई है, और उसकी जो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन है, जो स्टार्टिंग की डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। रोल आउट ऑफ एयरक्राफ्ट MK2 इज प्लान नेक्स्ट ईयर एंड द फर्स्ट फ्लाइट इज इन 2023। द एयरक्राफ्ट फीचर्स एनहांस्ड रेंज एंड एंड्योरेंस इंक्लूडिंग एन ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम विच इज़ बीइंग इंटीग्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसमें क्या नया है, जैसे MK1 भी था इससे पहले, MK1 जो था, अब जो MK2 आ रहा है एडवांस्ड है, उसको क्या मतलब इसमें खास बनाता है। द एयरक्राफ्ट में फीचर एनहांस्ड रेंज, मतलब रेंज बढ़ा दी है, एंडोरेंस भी अच्छी हो गई है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, यानी कि वहीं एयरक्राफ्ट में ही ऑक्सीजन जनरेशन लगाया गया है, यानी कि अगर कुछ भी होता है ऐसा जहाँ पे सोल्जर हमारे घायल होते तो ऑन बोर्ड ऑक्सीजन वहाँ पे जनरेट हो सकती है, विच इज़ बीइंग इंटीग्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार है जो ऐसा ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम वहाँ पे लगाया जा रहा है। दूसरा हैवी वेपन्स ऑफ क्लास ऑफ स्काल्प, क्रिस्टल मेज एंड स्पाइस 2000 विल ऑल्सो भी इंटीग्रेटेड ऑन द MK2। ये सब वेपन्स भी लगाए जाएंगे। दूसरा LCA MK2 विल बी हैवियर एंड मच मोर कैपेबल एयरक्राफ्ट देन करंट LCA। जो अभी LCA वेरिएंट्स हैं, MK1 हैं और भी हैं, तो उन सबसे हैवियर होगा और मोर कैपेबल होगा। The MK2 is 1350 mm longer, featuring canards, and can carry a payload of 6500 kg compared to 3500 kg the LCA can carry। तो इसके जो कैनार्ड्स हैं वो 1350 मिलीमीटर लंबे हैं प्रीवियस वाले LCA से, और दूसरा ये 6500 का पेलोड कैरी कर सकता है, या और इससे पहले वाले जो थे LCA वो 3500 ही कैरी कर पाते थे। तो आप सोच सकते हैं ये बढ़ा दी गई है, 3000 kg का पेलोड इनका बढ़ गया है। The Indian Air Force has one squadron of the LCA in initial operation clearance and deliveries of second squadron in financial operation clearance configuration are underway। तो अभी इनके पास एक स्क्वाड्रन LCA है पहले से इंडियन एयरफोर्स के पास। ट्राइब्यूनल्स, जैसा हम लोगों ने अभी 2 दिन पहले न्यूज़ में सुना था कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है गवर्नमेंट को कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं, ट्राइब्यूनल्स में जो इनकी वैकेंसी जितनी खाली है उसको पूरा किया जाए, अदरवाइज़ अगर गवर्नमेंट नहीं पूरा करती है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हुए गवर्नमेंट ने 31 पीपल को अपॉइंट किया है ट्राइब्यूनल्स में। तो दी 31 पीपल है जुडिशियल, टेक्निकल एंड अकाउंटेंट मेंबर्स एट द NCLT एंड ITAT amid the Supreme Court flagging concerns about the vacancies in various tribunals। जैसे मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ट्राइब्यूनल्स में वैकेंसीज खाली हैं, उसको जल्दी से जल्दी फिल करे गवर्नमेंट, तो उसी को फॉलो करते हुए 31 नए पीपल NCLT एंड ITAT में अपॉइंट किए गए हैं। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। तो NCLT क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ये किस चीज़ से डील करती है? डील्स विद द मैटर्स मेनली रिलेटेड टू कंपनीज लॉ एंड इंसॉल्वेंसी लॉ, वाइल द इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ITAT डील्स विद द इनकम टैक्स मैटर। तो ये दोनों जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो इनके बारे में ये है। द अपॉइंटमेंट ऑल्सो कम एट द टाइम व्हेन द सुप्रीम कोर्ट हैज फ्लैग्ड कंसर्न सेइंग द सेंटर वाज इमैस्कुलेटिंग ट्राइब्यूनल्स बाय नॉट अपॉइंटिंग ऑफिशियल्स टू द क्वासी जुडिशियल बॉडी दैट आर फेसिंग द स्टाफ क्रंच। तो अपॉइंटमेंट उस टाइम पे आए जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जब अगर
उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट जब वहाँ अपॉइंट ही नहीं कर रही है तो वहाँ पे जब वैकेंसीज खाली रहेंगी, यानी कि एक ट्राइब्यूनल्स में कभी कभी ऐसा भी है कि वो एक ही बंदा पूरे अपने को चला रहा है, तो वो इमेस्कुलेटिंग क्या होता है, किसी चीज़ को वीक करना या फिर लेस इफेक्टिव कर देना, इमेस्कुलेटिंग। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सेंटर इज इमेस्कुलेटिंग द ट्राइब्यूनल्स, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं। The appointment will be for 5 years from the date of assumption of charge or till the attaining of 65 years or until further order, यानी कि जैसे जहाँ से चार्ज अजम्स करेंगे वहाँ से 5 साल या फिर 65 की एज, और अगर फर्दर ऑर्डर कुछ भी आते हैं तो वो तब तक। देर आर अराउंड 250 पोस्ट लाइंग वैकेंट, यानी कि अभी 31 किए गए हैं और लेकिन 250 पोस्ट हैं जो वैकेंट पड़े हुए हैं वेरियस की ट्राइब्यूनल्स में एंड अपीलेट्स में, ट्राइब्यूनल्स सच एज NCLT, DRT, TDSAT एंड SAT। तो जल्दी से जल्दी ये भरे जाएँ। तो ट्राइब्यूनल्स अगर सही रहते हैं तो ट्राइब्यूनल्स में अगर वैकेंसी अच्छी रहेगी तो ट्राइब्यूनल्स अच्छे से फंक्शन करेंगे, जब अच्छे से फंक्शन करेंगे तो उससे क्या होता है, जो हमारे कोर्ट्स हैं, जो हमारी जुडिशरी है, उसका लोड कम हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ चीज़ें हैं जो वहीं ट्राइब्यूनल्स में सॉल्व हो जाएंगी, ट्राइब्यूनल्स में जजमेंट हो जाएंगी, तो जो जुडिशरी का जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का लोड है वो कम रहता है। 7th न्यूज इज रानीखेत फर्नरी, इंडियाज लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी वॉज इनॉग्रेटेड इन उत्तराखंड रानीखेत में इंडिया की लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी इनॉग्रेट की गई है। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ। फर्नरी इज द होम टू द लार्ज नंबर ऑफ फर्न स्पीसीज। फर्न स्पीसीज क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो कि जैसे लंबे होते हैं, जिनकी पत्तियां लंबी होती हैं, जिन पर कोई फल या फूल नहीं आते, जिनको झाड़ी कहते हैं, तो उनको फर्न्स कहते हैं। द फर्नरी इज होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ फर्न स्पीसीज, सम ऑफ विच आर एंडेमिक टू द स्टेट, सम होल्ड मेडिसिनल वैल्यूज एंड सम आर थ्रेटन्ड स्पीसीज दैट डिमांड केयर एंड कंजर्वेशन। तो फर्नरी में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फर्न स्पीसीज, कुछ तो एक ही स्टेट के एंडेमिक होते हैं, यानी कि उसी स्टेट में पाए जाते हैं, या कुछ होती है जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, या फिर कुछ ऐसे थ्रेटन स्पीसीज होते हैं जिनको केयर एंड कंजर्वेशन की जरूरत होती है। The newly inaugurated fern is one of the biggest ferneries in India. The fernery has the largest collection of fern species, second to only Jawaharlal Nehru Tropical Botanical Garden and Research Institute TBGRI तिरुवनंतपुरम। तो ये जो फर्नरी जो अभी इनॉग्रेट हुई है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट फर्नरी है, और यहाँ पे लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ फर्न स्पीसीज, यानी कि यहाँ जो फर्न स्पीसीज सबसे ज़्यादा हैं, इससे ज़्यादा सिर्फ एक जगह है इंडिया में, दैट इज जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम। तो ये जो है TBGRI तिरुवनंतपुरम, बस यहाँ इससे ज़्यादा है। लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, दैट इज इट इज़ कंट्रीज फर्स्ट ओपन एयर फर्नरी इन नेचुरल सराउंडिंग विच इज़ नॉट अंडर एनी पॉली हाउस और शेड हाउस। जैसे और फर्नरी जो होती हैं वो पॉली हाउस या शेड हाउस के अंडर बनाई जाती हैं, लेकिन ये इंडिया की पहली ओपन एयर फर्नरी है, यानी कि एकदम नेचुरल सराउंडिंग्स में है। It has been developed by research wing of Uttarakhand Forest Department over a period of 3 years under central government's कैंपा स्कीम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कैंपा स्कीम के अंडर इसको डेवलप किया गया है, और पिछले 3 सालों में रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको डेवलप किया है। तो कैंपा स्कीम देखते क्या है, कैंपा स्कीम और कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इसको कैंपा है, ये इसका फुल फॉर्म। बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट was introduced in 2004 to accelerate activities for the preservation of natural forest, management of wildlife, infrastructure development in forest and other allied works। तो कैंपा स्कीम जो बनाई गई थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था 2004 में, ताकि वो नेचुरल फॉरेस्ट के प्रिजर्वेशन को, वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट को और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में इन सब चीज़ों को एक्सेलरेट किया जाए, उसके लिए कैंपा स्कीम लॉन्च की गई थी। 8th न्यूज़ बैटल ऑफ सारागढ़ी। बैटल ऑफ सारागढ़ी अभी सितंबर 12 को इसकी 124th एनिवर्सरी थी बैटल ऑफ सारागढ़ी की, और इससे बहुत ही आर्मीज, बुक्स और फिल्म इन सबको इंस्पायर हुआ है। जैसे आपने अपने इंडिया में एक बॉलीवुड में मूवी बनी थी केसरी, अक्षय कुमार की, दैट वाज इंस्पायर्ड बाय बैटल ऑफ सारागढ़ी। तो ये क्यों खास है इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि बैटल ऑफ सारागढ़ी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट लास्ट स्टैंड्स इन द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर पूरी दुनिया में वन ऑफ द फाइनेस्ट लास्ट स्टैंड बैटल्स हैं ये, जहाँ पे 21 सोल्जर्स, यानी कि इंडिया के 21 सोल्जर्स वर पिटेड अगेंस्ट 8000 अफरीदी एंड उरकजाई ट्राइबल्स, यानी कि 8000 अफरीदी और उरकजाई ट्राइबल्स के सामने सिर्फ 21 सोल्जर्स थे, बट दे मैनेज टू होल्ड द फोर्ट फॉर 7 आवर। फिर भी 7 घंटे तक अपने फोर्ट को, जहाँ पर वो थे सारागढ़ी फोर्ट पर, 7 घंटे उसको संभाले रहे, यानी कि उनको फोर्ट को टेक ओवर नहीं करने दिया, और अगर फोर्ट टेक ओवर हो जाता तो वो आगे जा सकते थे। तो वो बहुत बड़ी बात है कि 21 सोल्जर ने 8000 ट्राइबल्स को रोक के रखा 7 घंटे तक। दो हैविली आउटनंबर द सोल्जर ऑफ 36 नाउ 46, यानी कि ये जो सोल्जर थे वो 36
उसके रेजिमेंट के थे, और अब उस रेजिमेंट को नाउ 4 सिख कहते हैं। लेड बाई हवलदार ईसर सिंह फॉट टिल देयर लास्ट ब्रेथ किलिंग 200 ट्राइबल्स एंड इंजरिंग 600। इसको जो रेजिमेंट को जो 21 सोल्जर्स का रेजिमेंट था उसको हवलदार ईसर सिंह लेड कर रहे थे, और वो लास्ट ब्रेथ तक लड़े और 21 लोगों ने 200 लोगों की जान ले ली और 600 लोगों को घायल भी किया। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है कि सारागढ़ी का बैटल जो है वो उसको इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है कि सारागढ़ी जो था, सारागढ़ी वॉज अ कम्युनिकेशन टावर बिटवीन फोर्ट लॉकहार्ट एंड फोर्ट गुलिस्तान। 2 फोर्ट थे, फोर्ट लॉकहार्ट एंड फोर्ट गुलिस्तान, और सारागढ़ी जो था उसके बीच में कम्युनिकेशन टावर था। यानी कि अगर यहाँ से कोई मैसेज आता था तो सारागढ़ी, फिर सारागढ़ी यहाँ ट्रांसमिट करता था इस वाले पे, और फोर्ट गुलिस्तान से कोई मैसेज आता था तो फोर्ट लॉकहार्ट में सारागढ़ी ट्रांसमिट करता था। तो इट वाज अ कम्युनिकेशन टावर। तो ये इंपॉर्टेंट था, अगर इसको वो टेक ओवर कर लेते, जो ये ट्राइबल्स थे अफरीदी एंड औरकज़ई, अगर वो फोर्ट सारागढ़ी को टेक ओवर कर लेते तो इन दोनों फोर्ट का कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाता। तो इसलिए दैट वाज इंपॉर्टेंट। द 2 forts in the rugged northwest frontier province NWFP now in Pakistan were built by महाराजा रंजीत सिंह बट रीनेम्ड बाई ब्रिटिश। तो ये जो फोर्ट थे, फोर्ट लॉकहार्ट एंड फोर्ट गुलिस्तान, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में है, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनको महाराजा रंजीत सिंह ने बनवाया था, लेकिन उनका नाम जो है ये वो ब्रिटिशर्स ने चेंज करके अंग्रेज़ों के नाम पर रख दिया था। सारागढ़ी हेल्प टू लिंक्ड अप 2 important forts which housed a large number of British troops in the rugged terrain of NWFP। तो ये जो मैंने बताया जैसे ये जो 2 फोर्ट थे, तो सारागढ़ी इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन पॉइंट था, और इन दोनों फोर्ट पर ये समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट दोनों थे, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ब्रिटिश आर्मी थी दोनों जगह पे। तो अगर दोनों का कम्युनिकेशन लॉस्ट हो जाता तो इन दोनों को हराना अलग अलग ईजी हो जाता, तो इसलिए सारागढ़ी वॉज इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमको बताएं और हम क्या ऐड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अपने दोस्तों के साथ और भी फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के, ताकि सब तक ये पहुँच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।